So here is a part 2 of your chapter 5, that is presentation of data, and we are going to learn kinds of table in that पार्ट. ओके, तो हमारे पास काइंड्स मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेबल. हमारे पास कितने टाइप्स की टेबल होती है. एक होता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम टेबल बनाते हैं वो पर्पस के हिसाब से हमारी टेबल कैसे होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से. फिर हमारे टेबल के काफ़ी डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं कि कितनी टाइप्स की हमारी टेबल्स होती है. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू पर्पस वाले टेबल पढ़ते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्पस अ टेबल. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल रेफरेंस टेबल. कॉमन रेफरेंस टेबल और नॉर्मल रेफरेंस टेबल और सिंपली रेफरेंस टेबल इज नॉट of much importance for any specific purpose. These are normally printed in the books and can be used by many persons for various पर्पसेस. वेरियस पर्पसेस मतलब हमारे पास एक नॉर्मल रेफरेंस टेबल होता है. रेफरेंस मतलब किसी भी चीज़ को हम जब हम सामने वाले का एग्जाम्पल सेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेफरेंस बोलते हैं, कि उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू वो सारी चीज़ें को प्रिपेयर कर सके. ठीक है, उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर सके. तो नॉर्मल रेफरेंस टेबल वो होती है जो हमारी बुक्स में होती है, जो हमारे रिपोर्ट कार्ड में होती है. वो क्या होती है, एक नॉर्मल रेफरेंस टेबल होती है जो हर बार हर चीज़ में यूज होती है, और वो हम उसको मॉडिफाई करके या क्लासीफाई करके किसी भी पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा था स्पेशल रेफरेंस टेबल. It is also called a special purpose table. This table provide information specific to a particular inquiry and investigation. जब हम particular investigation या फिर special data की बात करते हैं तो उसके लिए हम कैसे बनाते हैं, special reference table बनाती जाती है. मतलब उसमें attractiveness, uniqueness और हमारे जो units का जो representation है वो कैसा होता है, हमेशा special way में किया जाता है, और वो हर चीज़ों को अलग तरीके से classify किया जाता है, अलग तरीके से उसको verify, identify किया जाता है, ताकि अगर हम किसी के सामने उस टेबल को represent करेंगे तो वो टेबल कैसी रहेगी, हमारी काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंडेबल रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन मतलब जिस तरीके से हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको बनाना है. कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाना. अब हम जब टेबल को बनाते हैं तो वो हम हमारे अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं. सिंपल टेबल. ठीक है, द टेबल इज नॉन एज वन वे टेबल और टेबल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. जैसे कि हमें सिर्फ एक वैल्यू के टेबल को बनाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल टेबल बोलते हैं. जिससे कि हम मीन वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है इंडिविजुअल सीरीज के नाम से हम इसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं सिंपल टेबल को. ठीक है, नेक्स्ट टेबल होती है हमारी कॉम्प्लेक्स टेबल. कॉम्प्लेक्स टेबल में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पुटअप कर दी जाती है, और ये जो टेबल होती है ज़्यादातर किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम उन सारी चीज़ों को एक साथ पुटअप करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल बना देते हैं. ठीक है, एक होता है हमारा टू वे टेबल. टू वे टेबल मतलब क्या होता है, सिर्फ आप लोगों के क्लास एक रहता है, लेकिन आप लोगों के जो सेक्शन जेंडर्स के हिसाब से हम उसको सारी चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये कितने हो गए, बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने. जब हमें दोनों चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट करना होता है तब हम कौन सी टेबल देखते हैं, टू वे टेबल देखते हैं. ठीक है, एक हमारा होता है थ्री वे टेबल. तो थ्री वे टेबल क्या हो जाएगा, जब हमने सारी चीज़ों को सेक्शंस वाइज अलग करके देखते हैं और हम सिटीज़ वाइज जब बनाते हैं तो सिटीज़ वाइज जो टेबल होती है वो कैसे होती है, बोलता है थ्री वे टेबल हो जाती है. और हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैनीफोल्ड टेबल भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हमें उन सारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि ये थ्री वे टेबल हो गया. यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के जो हमारे पास बॉयज़ थे वो 3 डिफरेंट एरियाज से आ रहे थे. ठीक है, 2 डिफरेंट एरिया से आ रहे थे. वो कौन से थे, एक तो था रूरल एरिया से और दूसरा था अर्बन एरिया से. इसी तरह हमारे पास गर्ल्स थी, रूरल और अर्बन दोनों को मिला के टोटल कितना हो रहा था. और जब हमने टोटल दोनों सेक्शन दोनों एरियाज़ को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई थी. मतलब पर पर्टिकुलर सेक्शन का एक अलग अलग कैलकुलेशन होना. और मैनीफोल्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे जो हमारे कंटेंट्स होते हैं, हमारा टाइटल होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम टू वे या थ्री वे टेबल में नहीं प्रेफर कर सकते और हम उसको नहीं प्रेजेंट कर सकते. तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैनीफोल्ड टेबल में प्रेजेंट करते हैं. मतलब उसमें आपका जो कंटेंट होता है, आपका जो मेन हेडिंग होती है वो एक होती है, लेकिन उस हेडिंग के अंदर आप लोगों के डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं.
एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक था मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम अभी वही टॉपिक्स पढ़े जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमें कहीं ना कहीं यूज़फुल है या फिर आगे यूज़ में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज़ आती है, हम उसको एक जो हम कर्व्स के थ्रू डाटा को प्रेजेंट करते हैं, बार डायग्राम्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पाई डायग्राम्स के थ्रू करते हैं, ग्राफ्स के थ्रू करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है हमारे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल हम एक बायो का एग्जांपल लेते हैं, जब हमें हार्ट का रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो हम उसको किस तरीके से, और हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू, ताकि वो सारी चीज़ें हमें क्या लगे, ईजी लगने लग जाए, कि हमें वो सारे पार्ट्स जो है वो हमें रिमेंबर रह जाए। वैसे ही स्टेज में होता है, जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो जाता है तो हम उसको कैसे करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हमें हमारे पता चले कि हमारा जो एग्रीगेट जो हमारा डाटा है या फिर हमारा जो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज है वो कितने टाइप से निकल के आ रहा है, और इन सारी चीज़ों में हमारा परसेंट कितने कितने हिसाब से डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लेना विलियम प्लेफेयर की जो डेफिनेशन है। विलियम प्लेफेयर, pictures and diagrams provide so much information about the data in 5 minutes for which it would have taken many days। ठीक है, हमारे पिक्चर्स या फिर हमारे डायग्राम्स होते हैं, हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट्स। एक पिक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी पुरानी मेमोरीज को याद दिला सकती है। तो इसी तरह स्टेट्स में भी हमारा एक पिक्चर या फिर एक जो ग्राफ होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसा आर्ट होता है जिसके थ्रू हमें सारी चीज़ें ईजिली अंडरस्टेबल फॉर्म में हमें पता चल सकती है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, अगर एक बार डायग्राम है जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का पूरा दिया हुआ है और आप लोगों को शो करना है कि कितने वीक स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ही आप उन सारी चीज़ों को डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, आप लोगों के पास एक अप्रॉक्सीमेट निकल के आ जाएगा कि हमारी क्लास में टोटल 40 है, जिसमें से 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वीक है, ओके, और 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे मतलब एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं, कितने हो गए, और 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टॉप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर क्लास में 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉप पे चल रहते हैं, बाकी के जो बच्चे हुए स्टूडेंट्स होते हैं 25, 20 ऐसे होते हैं जो एवरेज में होते हैं, और वीक बच्चे कितने होते हैं, 10 है। तो इस समय क्या पता चल गया डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि हमारी क्लास का एवरेज कितना जाना चाहिए और एक्चुअल में हमारी क्लास का लेवल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की इम्पोर्टेंस, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं।